सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। वक्त हो गया है सुपर प्राइम टाइम का। सुपर प्राइम टाइम यानी अगले 1 घंटे तक लगातार वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। शुरुआत करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ, एक बड़ी खबर के साथ। काबुल से TV9 भारतवर्ष को ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पंची में पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन से तालिबान नाराज है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के नेता पाकिस्तान से नाराज हैं। पंचशीर में जो ऑपरेशन किया पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, उसको लेकर पॉलिटिकल ऑफिस के नेताओं को भरोसे में लिए बिना पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हक्कानी गुट के कहने पर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को किया है। इसी वजह से तालिबान नाराज हैं। मुल्ला बरादर ने ISI चीफ फैज हमीद को मीटिंग में चेतावनी दी है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़ गए हैं। सुमित, ये जो ऑपरेशन था क्या सिर्फ हक्कानी नेटवर्क के कहने पर किया गया और क्या ये दिखाता है कि अभी तालिबान के बीच भी किस तरह का तनाव बना हुआ है, आपस में एक दूसरे के बीच जो कम्युनिकेशन है वो उस तरह से नहीं है? सुमेरा, एक मोटे तौर पर अगर आप देखें तो लगातार तालिबान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो किसी भी इंटरनेशनल देश को या दूसरे देश को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन फिर पंचशीर में उसी तरीके से पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के इस्तेमाल की बात कही। अब इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही है, हालांकि हम TV9 इसको वेरीफाई नहीं करता, लेकिन रिपोर्ट ये लगातार ये कह रही है कि तालिबान के अंदर एक रिफ्ट पैदा हो गया है, एक मतभेद पैदा हो गया है हक्कानी और बरादर के बीच में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें कि कहां उनको 2 से 4 दिन के अंदर अपनी सरकार का ऐलान करना था, अपने नुमाइंदों का ऐलान करना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि हक्कानी की जो क्लोजनेस है या फिर हक्कानी का जो मत है वो पाकिस्तान के मतों से बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको बरादर या दूसरा कैंप जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और यही वजह है कि सुमित, क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि तालिबान ये कोशिश कर रहा है दुनिया को दिखाने की कि वो बहुत इंडिपेंडेंट हैं, उनके देश में किसी दूसरे का दखल नहीं होगा, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, लेकिन जब हम फाइटर प्लेन उड़ता देखते हैं पाकिस्तान का पंचशीर में, तो जो सच्चाई है, हकीकत है, वो दुनिया के सामने आ जाती है। और ये परेशान कर रहा है दरअसल मुल्ला बरादर को। और वो क्या जानते हैं सब कुछ, लेकिन इस इमेज से परेशान है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान के सैनिक वहां मौजूद हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा सुमेरा। अगर आप मोटे तौर पर, मैं आपको यही बात कह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि लगातार तालिबान जिस बेसिस के ऊपर लड़ाई लड़ी, जिसके ऊपर लगातार वो आगे बढ़े, वो यही था कि दूसरे देशों के लोगों को वो अपनी जमीन पर नहीं आने देंगे, उनको राज नहीं करने देंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन पाकिस्तान का इस्तेमाल, पाकिस्तान आर्मी का इस्तेमाल अपने हितों को पूरा करने के लिए जिस तरीके से किया गया, उसको लेकर तालिबान में बहुत ज्यादा मत है। और मत पहले दिन से दिखने लग गए थे जब हक्कानी और बरादर के बीच में जो तो कन्फ्रंटेशन था ग्रुप के बीच में, वो लगातार सामने आया। और ये उसी का एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बड़ा उसकी झलक जो है वो अब दिखने लगी है। सुमित, क्या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि हक्कानी नेटवर्क करीब है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान चाहता है कि जो उनके करीबी हैं तालिबान के अंदर, उनका वर्चस्व हो, उनका दखल हो सरकार में, वहां की सुरक्षा व्यवस्था में, और जो मुल्ला बरादर हैं या बाकी जो तालिबान है वो अलग नजरिया भी रखते हैं, पाकिस्तान को लेकर भी एक अलग तरह का नजरिया रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान की लाइन को ही टो करेंगे। क्या ये भी दिखाता है कि इस तरह का रिफ्ट भी है पाकिस्तान के पक्ष को लेकर तालिबान के बीच? बिल्कुल आपने सुमेरा बिल्कुल ठीक बात कही। देखिए, एक पक्ष वो है जो लगातार लंबे समय तक पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रेनिंग लेता रहा, कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है पाकिस्तान की। ISI आपने देखा कि उनके चीफ जो थे खुद अफगानिस्तान में मौजूद थे, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा जो एक मोटा, जो अगर आप देखें, जो तालिबान का एक ऐसा बड़ा ग्रुप है जो बहुत बड़ा है, जो बहुत स्ट्रांग है, उसका मानना यह है कि तालिबान को किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं करना चाहिए जो अगर उनको लॉन्ग रन के लिए चलना। और अभी अगर आप देखें ISI चीफ जो थे वो इन्हीं बातों को मनाने के लिए या फिर इन्हीं चीजों को समझाने के लिए गए थे कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ और सिर्फ एक बड़े देश के तौर पर रहेगा। वो इसलिए रहेगा ताकि वो तालिबान को आगे सक्सेसफुल गवर्नमेंट चलाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए उनकी मदद करे। तो ये सारी चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं तालिबान की सरकार में या तालिबान के लोगों के बीच में एक आपसी मतभेद पैदा होने लग गया है, जिसकी बड़ी झलकियां जो हैं वो धीरे धीरे अब उभरने भी लग गई हैं। और ये जो मतभेद हुए हैं पंचशीर में हवाई हमले को लेकर, वो उसी को दर्शाते हैं कि किस तरह का मतभेद है तालिबान के भीतर भी, और पाकिस्तान को लेकर भी मतभेद है। एक और बड़ी खबर आ रही है पंचशीर युद्ध पर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है सामने। पंचशीर की लड़ाई पर नॉर्दर्न अलायंस ने बड़ा दावा किया है। पंचशीर में पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया है, ये दावा किया है
नॉर्दर्न अलायंस ने। पाकिस्तान इनकार कर रहा है, जहां एक तरफ की वो तो शामिल भी नहीं है इसमें, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई पाकिस्तान की हकीकत बयां करती हुई। और अब नॉर्दर्न अलायंस ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है उसे मार गिराया है नॉर्दर्न अलायंस ने पंजशीर में। सुमित, किस तरह से दर्शाता है अगर ये मार गिराया गया है जो दावा कर रहा है नॉर्दर्न अलायंस, अगर ये साबित होता है, तस्वीरें सामने आती हैं, तो पाकिस्तान का जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और पाकिस्तान को किस तरह से बेनकाब करता है ये दावा नॉर्दर्न अलायंस का। देखिए, इससे कई महत्वपूर्ण बिंदु सामने आएंगे सुमेरा। पहला तो यह आएगा कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात दुनिया के सामने आ जाएगी, पाकिस्तान उसको झुठलाता रहे। दूसरा ये आ जाएगा अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स को जिस तरीके से मार गिराया जाएगा उसके फाइटर एयरक्राफ्ट को, तो ये भी दिखाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा उसकी एयरफोर्स के लिए, कि आप पंजशीर में जाके जहां पर सारे प्रोविंसेस जो थे तालिबान के हाथ में थे, आपको सपोर्ट मिल रहा था, वहां पर जाकर भी आपका फाइटर गिर जाता है, आपका पायलट मारा जाता है, फिर आपको बड़ी नुकसान पहुंचता है, तो ये एक बड़ा सेटबैक हो। तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु होगा कि ईरान जैसे देश जो लगातार इस बात को मुखालफत कर रहे हैं, इस बात को उठा रहे हैं कि पंजशीर या तालिबान के या अफगानिस्तान में किसी भी दूसरे देश को आना, इन्वॉल्वमेंट करना ये गलत है, उसको एक पुख्ता एक सबूत मिलेगा या फिर एक मजबूती मिलेगी कि देखिए अब पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट लगातार तालिबान के ऊपर हावी हो रहा है, पाकिस्तान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान उनके बड़े ऑपरेशन में उनको सपोर्ट कर रहा है, और ये एयरफोर्स का सपोर्ट ये दर्शाता है कि तालिबान अब हर कोशिश के लिए पाकिस्तान को आगे रखेगा अपने साथ में। और ईरान, रूस जैसे देश जो लगातार ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के मामले में किसी दूसरे को दखल नहीं देना चाहिए, वो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले से, इस पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का भारी विरोध हो रहा है। काबुल में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, ये विरोध आम अफगानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, काबुल में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की हकीकत कैसे सामने आ रही है उसकी तस्वीरें भी आप देख चुके हैं, बानगी देखी है आपने। साथ ही ये भी कि नॉर्दर्न अलायंस जो दावा कर रहा है वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान का दखल किस हद तक है इस वक्त अफगानिस्तान में, और इसी वजह से काबुल में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान का विरोध साफ तौर पर देखा जा सकता है अफगानिस्तान में। लेकिन अफगान संकट पर भारत में क्या हो रहा है? अफगान संकट पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की, जिसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए और सीडीएस मौजूद थे। 3 घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने वाला है और वहां पर भारत का करोड़ों रुपए निवेश हुआ है। सरकार बनाने से पहले तालिबान ने पंजशीर पर जीत हासिल कर ली है। पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने अपना झंडा लगा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजशीर जीत के साथ तालिबान पाकिस्तान के और ज्यादा करीब आ गया है। हम आपको बताते हैं कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव क्यों बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने पंजशीर के लिए बड़ी साजिश रची, जिसके दम पर तालिबान पहली बार पंजशीर पर कब्जा कायम कर पाया है। पहाड़ियों पर प्रचंड प्रहार के बीच पंजशीर की घाटी में घनघोर युद्ध के बाद, भीषण जंग में 5 दिनों तक लाशें बिछने के बाद, काबुल के किले पर तालिबान के कब्जे के 21 दिन बाद और बेहिसाब बारूद की बारिश से सब कुछ तहस नहस होने के बाद पंजशीर के गवर्नर हाउस पर तालिबान ने आधिपत्य कायम करने का दावा किया है। घाटी की छाती पर तालिबान ने अपनी सफेद पताका फहरा दी। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद जिस खूबसूरत घाटी को सोवियत संघ नहीं जीत पाया, जिस दुर्गम पहाड़ी तक 2001 में भी तालिबान नहीं पहुंच पाया, जो पंजशीर गुलामी की बेड़ियों से आजाद रहा, उस अजेय पंजशीर को तालिबान ने सिर्फ चंद रोज में अपने पंजे में कैसे दबोच लिया। सवाल यहीं से उठता है कि तालिबान ने सिर्फ 5 दिनों में कैसे पंजशीर घाटी को जीता। क्या तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से पंजशीर पर कब्जा किया? क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान की तरफ से लड़ रही थी? क्या पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी ड्रोन ने पंजशीर में बारूद बरसाया? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। पंजशीर के सबसे बड़े योद्धा अहमद मसूद ने दावा किया है कि तालिबान की ओर से पाकिस्तान लड़ रहा था। अहमद मसूद ने ऑडियो जारी कर कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। पाकिस्तान ने पंजशीर में अफगानों पर सीधे हमला किया और दुनिया चुपचाप देखती रही। तालिबान के साथ साथ अब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से भी है। و نه کسی با ما کار داشته باشه
و نه دیگه افغانستان یک سیاست و برنامه مستقل है। अहमद मसूद ने जो दावा किया उसके सबूत TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद है। ऑपरेशन GHQ में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी तालिबान की ओर से लड़ रही थी, कैसे रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में प्लान पंजशीर तैयार हुआ था। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लान पंजशीर के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचा था। पाकिस्तान के प्लान पंजशीर का ये चीखता हुआ प्रमाण है। पंजशीर घाटी में ये ड्रोन बारूद बरसा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये ड्रोन पाकिस्तान का है। ड्रोन हमले में पंजशीर घाटी में जबरदस्त नुकसान हुआ। रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख नेता और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे उस पर भी ड्रोन अटैक हुआ। इसके बाद सालेह ताजिकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान के CH-4 ड्रोन ने पंजशीर में एक गाड़ी पर 2 मिसाइलें भी दागी। इसमें रेजिस्टेंस के प्रवक्ता फहीम दश्ती और 5 लड़ाकों की मौत हो गई। पाकिस्तान के प्लान पंजशीर का यह दूसरा उड़ता हुआ सबूत है। तेहरान टाइम्स ने दावा किया है कि यह पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े से निकला हुआ फाइटर जेट है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंस फोर्स के ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले किए। पाकिस्तान के प्लान पंजशीर का यह तीसरा सबूत है। इस ID कार्ड पर पाकिस्तान के पंजाब सरकार का नाम लिखा है। युद्ध के मैदान में ही ऐसे 6 ID कार्ड्स मिले हैं जिनके पाकिस्तानी सेना के होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पंजशीर घाटी में जितने लड़ाके लड़ने गए थे उनमें से सिर्फ 30% ही तालिबानी है, जबकि 30% पाकिस्तानी सेना के जवान हैं और बाकी के 40% आतंकी संगठन अल-कायदा के दहशतगर्द हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान की तरफ से लड़ने का प्लान रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर यानी GHQ में बनाया था। सूत्र बताते हैं कि 3 सितंबर को GHQ में एक अहम बैठक हुई थी। बैठक में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा था, ISI चीफ जनरल फैज हमीद था और बाकी आर्मी के कई बड़े अफसर मौजूद थे। सूत्रों की माने तो इसी बैठक में प्लान पंजशीर तैयार हुआ। मीटिंग में तालिबान को पंजशीर में फौजी समर्थन देने का फैसला लिया गया। तालिबान की तरफ से लड़ने की तैयारी हुई। फिर 4 सितंबर को ISI चीफ पूरा प्लान लेकर तालिबानी नीति नियंता से मिलने काबुल पहुंचा। बताया जा रहा है कि फैज हमीद काबुल अकेले नहीं गया था, उसके साथ अफगानिस्तान में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान भी था। सूत्र बताते हैं कि ISI चीफ फैज हमीद अपने साथ SSG के 1000 कमांडोज लेकर गया था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बताया यह भी जा रहा है कि 3000 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। तालिबान के टॉप लीडर से मिलने के ठीक बाद ISI चीफ फैज हमीद ने आदेश दिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पंजशीर घाटी में बारूद की बारिश शुरू कर दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमले किए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि काबुल में बैठकर ISI चीफ फैज हमीद पंजशीर पर हमले का लाइव ऑपरेशन भी देख रहा था और फिर वही हुआ जो तालिबान चाहता था। पंजशीर पर कब्जे के बाद अखंड अफगानिस्तान पहली बार तालिबान की मुट्ठी में आ गया। पंजशीर जीत के साथ ही तालिबान का जश्न शुरू हो गया, लेकिन आगे का सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों अचानक तालिबान का साथ देने पंजशीर पहुंच गया। इसकी वजह है तालिबान का ये दावा। कश्मीर को लेकर आप अपनी पॉलिसी क्या है वो स्पष्ट करेंगे सुहेल शाहीन? मैंने आपको बताया कि हम किसको इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। खुद को बदलने की राह पर खड़े तालिबान के इस दावे ने पाकिस्तान के मंसूबों पर चोट पहुंचाई, क्योंकि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में खून खराबे का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर तालिबान को मनाकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान को काबू करना चाहता है। तीसरा और सबसे अहम ये कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान सरकार में अपना दखल चाहता है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तान ने प्लान बनाना शुरू किया और फिर पंजशीर की वो कड़ी मिल गई जिसको पकड़कर पाकिस्तान तालिबान तक पहुंच पाया। मदद के नाम पर तालिबान की कमजोर नस दबाकर पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान सीमा पर अपने कई सैटेलाइट एयरबेस एक्टिव कर दिए।
सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के करीब बलूचिस्तान में ईस्टर्न फ्रंट पर एक एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय बॉर्डर पर कोटली और रावलकोट नाम के 2 अन्य सैटेलाइट एयरबेसेस को भी एक्टिव किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इन अड्डों को समय समय पर एक्टिवेट करता रहता है। वो ऐसा आजमाने के लिए करता है कि ये वास्तविक इस्तेमाल की स्थिति में आने पर कितने तैयार हैं। हालांकि जानकार इसे तालिबान को कंट्रोल करने की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि तालिबान से लेकर हक्कानी नेटवर्क तक को ट्रेंड करने वाली ISI अब अफगानिस्तान का बॉस बनना चाहता है। तालिबान को पंजशीर जीत कर देने के बाद पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब होता दिख रहा है। नई सरकार के गठन में पाकिस्तान को बतौर गेस्ट तालिबान तरजीह दे रहा है। अफगानिस्तान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। कौन कौन से देश तालिबान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं और कौन है जिनको न्योता नहीं मिला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान किन देशों के ज्यादा करीब है या कौन से देश हैं जो तालिबान के ज्यादा करीब है। चीन, इसको न्योता मिला है। रूस को न्योता मिला है। ईरान ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार होगी तो मान्यता देंगे, लेकिन फिर भी न्योता इनको मिला है। पाकिस्तान तो जग जाहिर है, पाकिस्तान भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। पाकिस्तान के तो वहां पर ISI चीफ तक कई दिनों से वहां पर हैं। टर्की, ये भी वहां पर जा रहे हैं, इनको भी न्योता दिया गया है। कतर, इनको भी न्योता मिला है, लेकिन किसको न्योता नहीं मिला है? देखिए, अमेरिका, इसको न्योता नहीं मिला है। भारत को न्योता नहीं मिला है। इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, इनको भी तालिबान ने इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तालिबान को लेकर 2 टुकड़ों में दुनिया बढ़ती नजर आ रही है। कौन तालिबान के करीब दिख रहे हैं और कौन तालिबान से दूर दिख रहे हैं, आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान जो चाहता था वही हो रहा है। तालिबान के विश्वास मित्रों में पाकिस्तान शामिल होता दिख रहा है। अपने नकाबपोश कमांडर्स के जरिए पंजशीर की जीत का तोहफा देकर पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, लेकिन अपनी हसरत को पूरा करते करते पाकिस्तान फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। पंजशीर के खिलाफ जंग में तालिबान ने जीत का दावा किया है, लेकिन पंजशीर के शेरों ने भी तालिबान और पाकिस्तान को घेरते हुए आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि बीच में आखिरकार पाकिस्तान आया कहां से? क्या ये तालिबान को कंट्रोल करने की पाकिस्तानी रणनीति का नतीजा है? और क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिविल वॉर में फंसा दिया है? आखिर बारूद से जंग लड़ने वाले तालिबानी क्यों पाकिस्तान के दबाव में हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर तालिबान की मदद के पीछे वो कौन सा राज है जिसे पाकिस्तान ने अब तक छिपाने की कोशिश की है और आखिर में नाकाम हुआ? दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने पंजशीर की जंग में अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। दावा यह है कि ये उड़ता हुआ विमान पाकिस्तान का है, लेकिन इस हमले के जरिए पूरे अफगान पर तालिबान राज काबिज करने की इस कोशिश में आतंक परस्त मुल्क की हुकूमत ने सीधे पंजशीर के हुकूक पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं, वो अब तक अफगान से बाहर आई तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। दहशत बांटने वाले खान ने अफगान को अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। तालिबान सरकार को चेहरा बनाकर आतंक की दुकान चलाने की पूरी तैयारी है, लेकिन टेरर फंडिंग की तलवार जिस पाकिस्तान पर लटकी है वो ऐसा कर क्यों रहा है? क्या अफगान को पाकिस्तान सीरिया बनाना चाहता है? क्या पाकिस्तान अफगान में अपनी सरकार चाहता है, या अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई अपना और हित है? इन सभी सवालों का जवाब पाकिस्तानी मीडिया को अफगानिस्तान से मिल रहे इनपुट के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट से मिलता है। और यकीन मानिए, ये रिपोर्ट दुनिया के किसी भी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट से पुख्ता मानी जा सकती है। प्रकाशित रिपोर्ट और उसके विस्तार को देखने से पहले भूमिका समझ लीजिए, जिससे पाकिस्तान के अपने मतलब की बुनियाद मजबूत होती है। दरअसल अफगानिस्तान में पंजशीर की लड़ाई तालिबान ने पाकिस्तान की मदद से जीती, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान ने पहले तालिबानी कब्जा अफगान पर कराया और अब पंजशीर को भी अपनी एयरफोर्स के जरिए आजाद करा लिया, और वो भी उस स्थिति में जब सरकार गठन को लेकर तालिबान में अंदरूनी लड़ाई छिड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क और तालिबान होगा, लेकिन बड़े पदों पर हक्कानी नेटवर्क और तालिबान एकमत नहीं है। तालिबान का सुप्रीम लीडर अखुंदजादा सहमति बना रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत हक्कानी नेटवर्क के जरिए दबाव बना रही है। अब स्थिति को समझिए, पाकिस्तान सीधे सीधे अफगानिस्तान पर काबिज होने वाली तालिबान सरकार में दखल दे रहा है। हालात ठीक उस सीरिया की तरह बनाने की कोशिश कर रहा है जहां अमेरिका की तरह पाकिस्तान भूमिका निभाने उतरा है।
और विद्रोहियों को विलेन बनाकर भविष्य के लिए खुद की भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन अफगान की जमीन पर अंतर सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान के पास सत्ता में दखल का अधिकार भी होगा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान को सीरिया बनाने का पाकिस्तान का मकसद पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में जिन रिपोर्ट्स में अफगान की तालिबान सरकार का जो चेहरा दिखाया है वो ब्लूप्रिंट से बिल्कुल अलग है। देखिए पाकिस्तानी मीडिया का ताजा दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर अखुंदजादा ने एक नया नाम नामित किया है। मुल्ला हसन अखुंद देश का बतौर प्रमुख नेता नॉमिनेट हुआ है। मुल्ला हसन का पद रईस जमहूर या रईस उल वजारा होगा। इस खबर की पुष्टि द न्यूज न्यूज़पेपर के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया ने भी कर दी है। यानी हिब्तुल्लाह अखुंदजादा देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता होगा और राज्य के प्रमुख के तौर पर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद काम करेगा। आखिर कौन है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का अगला स्टेट हेड मुल्ला मोहम्मद हसन, ये भी जान लीजिए। मुल्ला हसन अखुंद तालिबान का एक ताकतवर नेता है। अभी अखुंद तालिबान के फैसले लेने वाले निकाय में है। मुल्ला अखुंद रहबरी शूरा या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है। कंधार में जन्मा अखुंद हथियार बंद दस्ते का संस्थापक है। इसके अलावा तालिबान सरकार के चेहरे बनाए गए हैं, उनमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जो पहले किए गए ऐलान में शामिल नहीं थे, जबकि कुछ ऐसे नाम जो शामिल किए गए थे उन्हें भी हटा दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रिमंडल में जो नाम सामने आए हैं वो पाकिस्तान के मकसद को पूरा करते दिख रहे हैं। देखिए कुछ और नाम। हक्कानी नेटवर्क प्रमुख सिराजुद्दीन को बड़ा पद मिला है। सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री प्रस्तावित किया गया है। अमीर खान मुत्तकी को विदेश मंत्री नामित किया गया है और मुल्ला याकूब के नाम को रक्षा मंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर का बेटा मुल्ला याकूब हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का छात्र था, इसलिए माना जा रहा है कि उसने मुल्ला याकूब को अपने करीब ही रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के दखल के बाद कई नामों को लिस्ट से हटा भी दिया गया। देखिए वो नाम जिन्हें मंत्रिमंडल लिस्ट से हटाकर नया पद दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद सरकार में नहीं होगा। पहले सूचना मंत्री के लिए नामित जबीउल्लाह दूसरी जिम्मेदारी देखेगा। जबीउल्लाह मुजाहिद मुल्ला हसन अखुंद का बतौर प्रवक्ता होगा, जबकि इससे पहले जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें न सिर्फ स्टेट चीफ के रूप में हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का नाम था, बल्कि सरकार में हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान का दखल भी बहुत कम था। पहले तय विदेश मंत्री सुहेल शाहीन का नाम भी नई लिस्ट में नहीं है और ये सारे बदलाव पिछले 3 दिनों में देखने को मिले। उस वक्त में जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का चीफ काबुल पहुंचा, पंजशीर पर तालिबान को फतेह दिलाने के लिए उसने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया। आशंका के तहत पाकिस्तान अफगान को सीरिया बनाकर ही दम ले, क्योंकि सरकार गठन से पहले की कवायद में हर कदम पर पाकिस्तान का दखल बढ़ रहा है। अभी तक ISI चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान में था, लेकिन अब आगे की जिम्मेदारी संभालने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा भी अफगानिस्तान जाने वाला है। पठान लैंड में आतंक परस्त पाकिस्तान के पाक की गवाही के सबूत इससे कम क्या हो। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर कोई जानता है कि अपनी सनख को पूरा करने के लिए तालिबानी किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्रूरता की सारी हदें पार कर सकते हैं, बेकसूरों को मौत के घाट उतार सकते हैं। मगर आज बात तालिबान के खून खराबे की नहीं, बल्कि उस दकियानूसी सोच की होगी जो 20 साल बाद भी नहीं बदली है। भले ही तालिबान दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करें, लेकिन सच तो यह है कि पठान लैंड पर कब्जे के साथ ही तालिबानी सोच बेपर्दा हो चुकी है। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। तालिबानी सोच क्या होती है? अगर ये जानना हो तो अफगानिस्तान से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए बेहद ध्यान से। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी की इस क्लासरूम में लड़के और लड़कियां दोनों बैठे हैं, लेकिन गौर कीजिए दोनों के बीच पर्दा डला है और पर्दे के इस तरफ लड़के हैं तो दूसरी तरफ लड़कियां बुर्का पहनकर बैठी हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा करने की वजह क्या है? क्यों क्लासरूम में लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा लगाया गया? क्यों इन्हें अलग अलग बैठाया गया? यकीन मानिए जब आपको इस तस्वीर के पीछे का सच पता चलेगा आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर तालिबानी हुकूमत के स्याह सच को बेनकाब करने वाली है।
पठानलैंड पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने दुनिया के सामने तमाम हवाई दावे किए। तालिबानी लीडर्स ने यह तक दावा किया था कि वो बदल चुके हैं, उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका बदल गया है। मगर सच तो यह है कि 20 साल बाद भी तालिबान वैसा ही है। उसकी तानाशाही और जाहिलियत भरी सोच ठीक वैसी ही है। इसलिए तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के साथ ही तमाम स्कूल कॉलेजों के लिए फरमान जारी कर दिया। फरमान ये कि स्कूल कॉलेज में लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। क्लासरूम में लड़के और लड़कियों के बीच में पर्दा होना जरूरी है। स्कूल कॉलेज आने वाली लड़कियों के लिए बुर्का पहनना जरूरी है। जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? ताकि लड़के और लड़कियां एक साथ ना बैठ सके, एक दूसरे से बातें ना कर सके, आपस में घुल मिल ना सके। यानी अब अफगानिस्तान में वही हो रहा है जिसका डर था। दुनिया के सामने उदार चेहरा दिखाकर तालिबान ने जो छलावा किया, काबुल यूनिवर्सिटी की एक क्लासरूम की इस तस्वीर ने उस छलावे को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है और ये बता दिया कि अब अफगानिस्तान में शिक्षा का भी तालिबानीकरण हो रहा है। लेकिन तालिबान राज से पहले अफगानिस्तान में ऐसा कोई नियम कानून नहीं था। ये तस्वीरें भले ही पुरानी हैं, मगर इस बात की गवाही दे रही हैं कि तालिबान राज से पहले अफगानिस्तान कितना खुश और खुले दिमाग वाला था। वहां के लोग आजाद, किसी दकियानूसी सोच से बंधे हुए नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ये नौजवान एक साथ बैठे हैं, एक साथ घूम फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मगर अब ये तस्वीरें अतीत बन चुकी हैं। अब शायद ही ये लोग एक दूसरे से बात कर पाएं या एक साथ बैठकर क्लासरूम में पढ़ाई कर सकें। अब अफगानिस्तान की हकीकत ये है, वहां के नौजवानों का भविष्य अब वो तालिबानी राज की बेड़ियों में इस कदर जकड़ चुके हैं जिससे निजात पाना दूर दूर तक मुमकिन नहीं लग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 4 जुलाई 1976 इजराइल ने दुनिया के सबसे साहसिक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया था। युगांडा में घुसकर इजराइल के कमांडो ने प्लेन हाईजैक का शिकार हुए 100 यहूदी यात्रियों को बचाया था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अमेरिका ने तालिबान की डिमांड लिस्ट पूरी नहीं की तो या तो तालिबान कोई खतरनाक कदम उठा लेगा या फिर अमेरिका को ऑपरेशन थंडरबोल्ट जैसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन चलाना होगा। सवाल है कि आखिर अमेरिका को तालिबान ने वो कौन सी नई टेंशन दी है जिसकी वजह से पेंटागन में माहौल गर्म है। देखिए ये रिपोर्ट। सुपर पावर, बेबस और लाचार, तालिबानी कैद में जिंदगी हजार। पेंटागन करेगा बड़ा ऑपरेशन या तालिबान मनाएगा जश्न? बाइडेन को बरादर का चैलेंज, बात मानो वरना लेंगे रिवेंज। क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो 1000 अमरीकियों को बंदी बनाए? क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का सब्र आजमाए? यकीनन आप कहेंगे नहीं, अमेरिका को भड़काने की गुस्ताखी कोई नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका के ही सीनियर रिपब्लिकन नेता ने जो दावा किया है वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तालिबान ने अब ऐसा क्या किया कि दुनिया चौंक गई? कैसे किया, क्यों किया, ये सब हम आपको बताएंगे। अमेरिकी लॉ मेकर ने खुलासा किया कि तालिबान ने मज़ार शरीफ में 6 प्लेन को हाईजैक करके रोक रखा है। इन जहाजों में करीब 1000 अमेरिकी और अफगानी दुभाषी यानी इंटरप्रेटर्स मौजूद हैं। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक मज़ार शरीफ हवाई एयरपोर्ट पर मौजूद एक ऑफिशियल ने माना है कि इस वक्त वहां कई अमेरिकी विमान खड़े हैं। अब सवाल है, आखिर अमेरिका के पठानलैंड छोड़ने के बाद भी तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों को मज़ार शरीफ में क्यों रोक रखा है? अफगान सूत्रों का दावा है कि तालिबान ने इन 1000 नागरिकों की रिहाई के बदले अमेरिका को एक डिमांड लिस्ट सौंपी है। इस डिमांड लिस्ट में क्या क्या है ये तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि तालिबान चाहता है कि अमेरिका उसे मान्यता दे दे, क्योंकि अमेरिका से मान्यता मिलने का मतलब है नाटो और यूरोप के बाकी देशों से बरादर एंड कंपनी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मिल जाना। तालिबान ने मज़ार शरीफ में इतने लोगों को बंधक क्यों बनाया है? इससे जुड़ी एक और थ्योरी सामने आ रही है। दरअसल तालिबान को शक है कि इन 1000 लोगों में कई अमेरिकी एजेंट हैं। तालिबान इन लोगों की पहचान करके उन्हें सजा देना चाहता है। तालिबान ने मौका देकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है।
अब या तो अमेरिका तालिबान से उसकी शर्त पर बात करे या फिर दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे। मुल्ला बरादर की गैंग को करीब से जानने वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि तालिबान अमेरिका से 1000 लोगों की रिहाई के बदले पैसे की भी डिमांड कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि बाइडेन सरकार ने अफगान सेंट्रल बैंक BAB के सभी फॉरेन करेंसी एसेट्स और गोल्ड रिजर्व को फ्रीज कर दिया है, यानी बैंक के कर्ज लेने के रास्ते भी बंद हो गए हैं। उधर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी कह चुका है कि वो तालिबान को कर्ज नहीं दे पाएगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अफगानिस्तान की GDP का 41% हिस्सा विदेशी फंड से चलता है। तालिबान की टकसाल पर अमेरिका का कब्जा है। 2000 करोड़ की मामूली GDP वाले देश पर तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन वहां भुखमरी की हालत है और देश के आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। तो हो सकता है कि तालिबान डॉलर के निवेश के लिए अमेरिका को आजमा रहा हो। 20 साल बाद सरकार का स्वाद लेने वाले तालिबान को पता है कि वो एक भी अमेरिकी नागरिक को मार नहीं सकता, वरना पेंटागन आसमान से बारूद की बारिश कर देगा। लिहाजा अगर माइकल मैकॉल का दावा सही है तो भी तालिबान अमेरिका को एक हद तक ही ब्लैकमेल कर सकता है, और यह हद तालिबान नहीं सुपर पावर तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।